गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। तो कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार यूरोप में नई नई विचारधाराओं का उदय हो रहा था, और इसमें एक विचारधारा समाजवाद भी थी। और समाजवाद विचारधारा बड़ी तेजी से यूरोप में फैली, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी देश में समाजवादियों की कोई भी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन क्या हुआ, 1917 में एक ऐसी घटना हुई जिसे हम लोग अक्टूबर क्रांति कहते हैं। और अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस नामक देश पर समाजवादियों ने अपनी सरकार बनाई। तो यहां तक की बात हम लोगों ने कल की थी। तो अब हम लोग समझते हैं कि रूस में ही आखिर ऐसा क्यों हुआ कि समाजवादियों की सरकार बनी। तो पहला का एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कैसे हुआ, मतलब ऐसा कैसे हुआ। ये ऐसा कैसे हुआ का मतलब है कि रूस में समाजवादियों की सरकार कैसे बनी, या रूस में समाजवादी कैसे सत्ता में आए। चलो, अब पहले रूस के बारे में अगर हम जानेंगे तो पहले मैप पे रूस की लोकेशन याद रखेंगे। रूस कहाँ है मैप पे, तो ये तुम्हारे सामने मैप बना हुआ है। इसमें इस हिस्सा को अफ्रीका कहते हैं। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। अच्छा, यहां से इधर साइड से ये इधर यूरोप के हिस्से में आता है हिस्सा। तो ये जो है हिस्सा इधर वाला है, ये हिस्सा यूरोप है, और ये हिस्सा जो है ये एशिया का है। बात समझ में आई। ये महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। नीचे अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और बाद में इधर साइड उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, वो अलग बात है। पहले इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो रसिया, रूस एकमात्र ऐसा देश है, रूस एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोप में भी है, यूरोप महाद्वीप में भी है, और एशिया महाद्वीप में भी है। रसिया एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। इसके बाद एक और देश है जिसका नाम यहाँ पे है टर्की। इसकी आधा सीमा यहाँ पे, आधा सीमा यहाँ पे है। तो ये यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। अच्छा, इसका जरा तुम लोग देखोगे मैप पे लोकेशन इसकी, तो ये कुछ ऐसी इधर साइड से लोकेशन इसकी होती हुई है। इतना लगभग इतनी जमीन इसके किसके हाथ में है, ये रूस के हाथ में। ये सारी जमीन समझो, ये सभी जमीन किसके हाथ में, ये इस समय रूस के हिस्से। तो तुम लोगों ने देखा होगा कितना बड़ी जमीन है जो रूस के अंडर है। कितनी बड़ी जमीन है, ये है रूस। और उस समय तो रूस और भी बड़ा था। ये तो आज की बात हो रही है, जब 1900 के करीब रूस और भी बड़ा था। 1914 से पहले अगर रूस की बात करें तो उसमें और भी बड़ा था। उसमें देखो फिनलैंड भी यूरोप के अंडर था। अच्छा, उस समय फिनलैंड के साथ साथ और भी कई जो आज यूरोप में स्वतंत्र देश हैं वो भी रूस के अंडर थे, जैसे कि लिथुआनिया। एक तो हुआ फिनलैंड, एक हुआ लिथुआनिया, एक पोलैंड के कुछ हिस्से, यूक्रेन के भी कुछ हिस्से, और बेलारूस के भी कुछ हिस्से क्या थे, ये इसके रूस के अंडर में थे। यानी रूसी शासन भी इन पे था। ये बात समझ में आई कि रूस क्या था। रूस की मैप पे लोकेशन देख पा रहे हो, कहां से कहां तक फैला हुआ है। और उस समय तो रूस और भी इतने हिस्से में था, बढ़ के था इधर साइड में। और इधर भी अजरबैजान और अर्मानिया भी इसके अंडर थे, इस साइड में है ये दोनों। इतनी बात समझ में आई। रूस की लोकेशन याद रखोगे। अब रूस में क्या था, रूस की जो धार्मिक स्थिति थी, जो धर्म था रूस में, तो धर्म में यहां पे कौन कौन थे, तो एक तो थे कैथोलिक। कैथोलिक जानते हो, ईसाई धर्म की ही एक शाखा है कैथोलिक। दूसरी
प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट। ये भी शायद उनकी शाखा है। और रूस में मुस्लिम भी थे, मुस्लिम के साथ साथ कुछ संख्या में बौद्ध भी थे। लेकिन जो सबसे अधिक संख्या में थे वो थे रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। हाँ, ज्यादातर लोग रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते थे। ज्यादा संख्या में लोग इसको मानते थे। धर्म समझ में आया? यहाँ कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे, बौद्ध धर्म थी, लेकिन ज्यादातर लोग रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते थे। तो यहाँ धर्म देखा तुमने, और देखा रूस कहां से कहां तक फैला हुआ है। अब देखो यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या क्या थी, एक काम करती थी, और उसको कहते हैं क्या करेगी, खेतीबाड़ी। यहाँ की ज्यादा जनसंख्या क्या करती थी, खेती यानी कृषि पे आधारित थी, और ज्यादातर लोग किसान थे। रूस में लगभग लगभग 80% लोग क्या करते थे, खेती करते थे। समझ गए? ज्यादातर जनसंख्या कैसी है, किसान है, और 80% लोग ज्यादातर खेती करते थे, और खेती करके ही अपना जीवन यापन करते थे। अच्छा, उद्योग इस समय तक अभी तक बिल्कुल ही बहुत ही कम थे। सिर्फ इसका 2 शहर हैं, रूस के 2 शहर हैं, एक का नाम है मॉस्को, एक का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। रूस के 2 शहर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही उस समय ज्यादातर उद्योग थे। अभी और भी शहर जितने भी थे वहां तक केवल और केवल कृषि थी, लेकिन ज्यादातर उद्योग जो थे रूस के मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब धीरे धीरे इन्हें तुम्हें इन चीजों को समझते जाओ कि कैसे, अभी हम बता रहे हैं रूस में कैसा चल रहा था, सिस्टम कैसा चल रहा था। तो पहले हमने धर्म बता दिया कैसे चल रहा था, हमने तुम्हें ये दिखा दिया मैप पे रूस कहाँ था, कैसे है। तो इसके बाद अच्छा, इसमें रूस के साथ साथ 1-2 देशों पर और जरा नजर डाल लो, तो वो कुछ ये देश आ जाते हैं। इधर साइड तुम्हें बताया था हमने, फ्रांस है, इधर साइड पे स्पेन है, इधर पुर्तगाल है, ये तो इंग्लैंड था। और इस साइड पे क्या है, यहाँ पे एक जर्मनी नाम का देश है, इधर ऑस्ट्रिया है, और ये इटली है। ऐसे ही और 1-2 देश, टर्की बताया था तुम्हें। हमें मेन रूप से ध्यान रखना है जर्मनी, क्योंकि अभी जर्मनी और रूस में कुछ विवाद होगा। जर्मनी को और इंग्लैंड को और कुछ देशों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ की 80% जनता किसान थी, उद्योग भी कम थे, सिर्फ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ही कुछ उद्योग थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम निकलने लगा, और समय निकलने के साथ साथ आधुनिक युग आने लगा। और जब आधुनिक युग आया तो एक काम हुआ कि सन 1890 में रूस में रेल लाइनें बिछने लगी। 1890 में रेल लाइनें बिछने लगी। अब देखो, रेल लाइन जहां और जिस शहर में बिछी वहां उद्योग भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि उद्योगों के लिए सबसे उचित जगह वही होती है जहां मजदूर बड़ी अच्छी संख्या में प्रोवाइड हो, और दूसरी बात होती है जहां सामान आने जाने की कोई असुविधा ना हो। सामान आने और ले जाने की अगर सुविधा होती है तो फैक्ट्रियां वहां जाती। तो जब रेल लाइनें बिछी तो फैक्ट्रियां और जगहों पर भी स्थापित होने लगी। अब धीरे धीरे रूस में बदलाव आने लगा, और जब रूस में बदलाव आने लगा तब क्या हुआ, तो रूस में जब बदलाव आया तो कई फैक्ट्रियां स्थापित हुई। अब फैक्ट्रियां धीरे धीरे कैसे होने लगी,
बढ़ने लगी। तो फैक्ट्रियां बढ़ने लगी, अब मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी। अब औरतें भी फैक्ट्रियों में काम करने लगी। तो जब औरतें भी काम करने लगी तो उस समय देखो 1914 तक जो महिलाएं फैक्ट्रियों में महिलाएं थीं, जो फैक्ट्रियों में वुमेन यानी कि महिलाएं थी, उनकी संख्या हो गई 31%। 31% फैक्ट्रियों में अब क्या कौन है? महिलाएं हैं। लेकिन बेचारी महिलाओं को मर्दों की अपेक्षा वेतन कम मिलता था। जो 31% महिलाएं हैं, कायदे में तो क्या होना चाहिए? औरतों और मर्दों को समान वेतन होना चाहिए। लेकिन उस समय वहां पे इनको वेतन था वो कम मिलता था। कम मिलता मतलब है कि अगर आदमी को वेतन मिल रहा 100 रुपया, तो औरतों को 50 रुपया या 75 रुपया ही मिलता था। मतलब आधा या 3/4 मिलता था। यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखो, लेकिन यहाँ के जो मजदूर थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, वो और देशों के मजदूरों से थोड़े अलग थे। और देशों के मजदूरों से थोड़े अलग थे। अब ये मजदूर थे और देशों के मजदूरों से थोड़े अलग थे। अब अलग कैसे थे? क्योंकि इन मजदूरों में एकता थी। एकता का मतलब है कि अगर किसी एक मजदूर को परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी, तो ये लोग क्या करते थे? पूरी के पूरे सारे के सारे मजदूर हड़ताल पे चले जाते थे, या तो काम बंद कर देते। बात समझ में आ रही है? या तो ये लोग हड़ताल पे चले जाएंगे, या तो काम बंद कर देते थे। तो ये मजदूरों में एकता थी। जबकि बाकी देशों के मजदूर ऐसे नहीं थे। एक को दिक्कत होती, वो कहते हमें क्या दिक्कत है। यहाँ के मजदूरों में एकता पाई जाती थी और ये मजदूर आपस में संगठित होकर काम करते थे। तो ये हुआ। तो ये तो बात हमने अब जानी शहरी इलाकों की बात है, जो सिटीज हैं उनकी बात हुई। अभी मजदूर इनकी लेकिन जो देहात के इलाके थे उनमें क्या चल रहा था इस समय? तो देहात के लोग अब भी क्या कर रहे थे? खेती कर रहे थे। जो देहात के लोग थे वो अब भी क्या करते थे? खेती करते थे। जो गांव के लोग थे, देहात के लोग, वो ज्यादातर लोग क्या करते थे? कृषि या फिर खेती। लेकिन वही बात, ज्यादातर जमीनें चर्च और सामंतों के पास ही थी। जैसा कि हमने फ्रांस में देखा था कि जमीनें ज्यादातर किसके पास थी? चर्च के पास और सामंतों के पास। जो कृषि की जो जमीनें थी, खेती की जमीनें, वो ज्यादातर चर्च के पास थी और सामंतों के पास थी। जमीनें इनके पास हैं, किसान कौन कर रहा है? किसान खेती कर रहे हैं। तो किसानों को मजबूरी में अपना पालन पोषण करने के लिए इनके खेतों में काम करना पड़ता था। बात समझ में आई इतनी? ये बेचारे किसान लोग इनके खेतों में काम करते थे। कुल मिला के ये भी मजदूर की तरह ही काम करते थे इनके खेतों में जाके। और ये था किसका? गांव के इलाके। लेकिन रूसी किसान जो थे, जो बाकी जो बचे हुए किसान हैं, वो भी अलग थे। किनसे? बाकी यूरोप के किसानों से। रूसी किसान पता क्या करते थे? इनकी एक खास बात देखो क्या करते थे। ये अपनी जमीनों को क्या करते थे? अपनी छोटी छोटी जमीनों को इनके ये छोटे छोटे खेत हैं, इनको ये क्या करते थे? जाके एक कम्यून के हाथ में दे देते थे। इनको दे देते थे कम्यून के पास। इसे मीर भी कह सकते हैं। कम्यून एक इनका
अध्यक्ष समझ लो, इनका एक नेता समझ लो, ये उनको दे देते थे। और वो कम्यून क्या करता था, सभी को परिवार की जरूरत के हिसाब से ये खेत प्रोवाइड करा देता, बांट देता था। ये कम्यून क्या करता था, इन खेतों को अलग अलग लोगों की जरूरत के हिसाब से बांट देता था और फिर अनाज बचता था, इस पे लोग किसान खेती करते थे, फायदा होता तो वो रख लेते थे। बात समझ में आई? यानी इनमें देखो एकता का गुण नजर आ रहा है। तो यही तो समाजवाद कहलाता है, समाज का भला हो। समाजवाद का मतलब क्या था, किसी व्यक्ति विशेष का भला ना हो, जबकि जो भी फायदा हो, मुनाफा हो, उससे पूरे को पूरे समाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि पूरे समाज का भला होना चाहिए। लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि मजदूर, यहाँ का जो मजदूर वर्ग था, उनमें भी देखो समानता का भाव है, वो भी एक दूसरे की समान मदद करते थे। और यहाँ के किसानों में भी समानता का भाव आ रहा है, यानी कि रूस में पहले से ही समाजवाद मौजूद था, वहां के किसानों में भी और वहां के मजदूरों में भी। क्या इतनी बात समझ में आई? इनका सिस्टम समझ में आया, कम्यून सिस्टम जो था इनका। अब देखो धीरे धीरे क्या घटनाएं होंगी इनमें, धीरे धीरे तुम लोग देखोगे क्या घटनाएं घटी। अब टाइम आया, देखो 1914 से पहले रूस में, 1914 से पहले रूस में कोई भी संगठन या फिर कोई भी पार्टी बनाना गैर कानूनी था। किसी को भी पार्टी बनाने की आजादी नहीं थी, कोई भी पार्टी नहीं बना सकता था क्योंकि वो गैर कानूनी था। लेकिन फिर भी लोगों ने पार्टियां बनाई और वो गैर कानूनी थी, कानूनी पार्टियां नहीं थी। आजकल पार्टियां बना लेते हैं लोग, पार्टियां बन जाएं, लेकिन उस समय पार्टियां नहीं बनाने देते थे वहां के राजा। तो इसके बावजूद भी सन था 1898, सन था 1898। तो इस सन में एक पार्टी बनी और वो काफी फेमस हुई। उस पार्टी का नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। क्या नाम था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। रशियन दिख रहा है? सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसका हिंदी नाम है रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इसका हिंदी नाम क्या है? रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। चलो लिख लो, हिंदी नाम भी लिख लो। इसका हिंदी नाम है रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। तो 1898 में एक पार्टी बनी, एक तो इलीगल पार्टी है लेकिन ये बनी। और 1900 में एक और दूसरी पार्टी बनी। 1900 में एक दूसरी पार्टी बन गई और इस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। इस पार्टी का गठन कब हुआ? 2000।
1900 में ये गठन हुआ इसका, जबकि 1914 से पहले जितनी भी पार्टियां थी वो सबकी सब क्या थी, गैर कानूनी थी। इनको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अपना चोरी छुपे काम करते थे। बात समझ में आई इनकी? अच्छा, अब जो ये वाली पार्टी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके काम क्या थे? देखो, सबसे पहले ये मुख्यतः शहरी इलाकों में एक्टिव थी। यह मुख्यतः कहाँ एक्टिव थी? शहरी इलाकों में। हाँ, ये शहरी इलाकों में ज्यादातर एक्टिव थी। और ये किसके लिए थी? मुख्यतः शहर में कौन रहते हैं? मजदूर, मजदूरों के लिए थी। जबकि ये वाली पार्टी जो थी, जबकि जो ये वाली पार्टी थी, ये कहां मुख्यतः ग्रामीण इलाके के लिए थी। ग्रामीण इलाके में एक्टिव थी। और जो ये पार्टी थी, ये मुख्यतः किसानों के लिए थी। फिर भी ये दो पार्टियां बनी, लेकिन दोनों की दोनों क्या थी? गैर कानूनी थी। यहां तक की बात तुम लोगों को समझ में आई कि रूस में क्या क्या था, कैसे कैसे था। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अभी हम परिवर्तन देखेंगे कि रूस में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। नोट कर लिया? ये दो पार्टियां जोरों शोरों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। लेकिन 1903 आते आते, टाइम क्या हो रहा है? 1900। अब 3 साल बाद 1903 आते आते इस पार्टी में 1903 आते आते इस पार्टी में दो तरह के विचारधारा के लोग आने लगे। यानी कि ये पार्टी अब दो भागों में विभाजित होने वाली है। तो एक तरह की, जो अभी नोट कर रहे हो गया? सबका हो गया? हम थोड़ा रफ करेंगे अभी। उन्नीस 1903 में ये पार्टी में दो तरह की विचारधारा पाई जाने लगी। ये टाइम हो रहा है 1903 का, और यहाँ पे इस पार्टी का विभाजन होता है। और यहाँ पे दो प्रकार की विचारधारा थी। एक का नाम था बोल्शेविक, और एक का नाम था मेंशेविक। बोल्शेविक और मेंशेविक, इन भागों में ये पार्टी डिवाइड हो गई। अच्छा, बोल्शेविक का जो मुखिया था, ये जो मुखिया था, इसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम था? हाँ, व्लादिमीर लेनिन। और जो मेंशेविक का मुखिया था, उसका नाम था जूलियस मार्टव। इसका जो मुखिया था, उसका नाम था जूलियस मार्टव।
अच्छा, इन लोगों में क्या भिन्नताएं थी, ये क्यों अलग हुई? उसका एक मात्र कारण था, और वो कारण था कि जो बोल्शेविक थे वो चाहते थे कि देखो राजा हमारा बड़ा डेंजरस है, तो पार्टी में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को ज्वाइन कराया जाए जो योग्य हों। सभी के लिए दरवाजा ना खोल दिया जाए, सिर्फ अत्यंत योग्य चुने हुए ही सदस्य रहे इसका पार्टी के। लेकिन जो मैन सेविक थे वो चाहते थे कि ना, पार्टी में सबको भागीदार बनाया जाए, जो पार्टी में स्वेच्छा से आना चाहता है वो आ जाए। तो ये विचार इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न करता है। तो जो मैन सेविक थे वो चाहते थे पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। यानी कि जो मैन सेविक थे वो चाहते थे कि पार्टी में जो आना चाहता है उसे सदस्यता दे दी जाए, जबकि बोल्शेविक चाहते थे कि पार्टी अत्यंत अनुशासित रहे और सिर्फ उन्हीं लोगों को सदस्यता दी जाए जो उसके योग्य हैं। ये चाहते थे पार्टी अत्यंत अनुशासित हो और इसकी संख्या पर पार्टी का नियंत्रण हो। तो 1898 की रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी भी दो भागों में 1903 में के दो भागों में डिवाइड हो गई, जिसका एक का नाम था बोल्शेविक, दूसरे का नाम था मेंशेविक। तो दो खेमे बन गए थे, एक बोल्शेविक का, एक मेंशेविक का। बोल्शेविक का मुखिया कौन था? व्लादिमीर लेनिन, और मेंशेविक का जूलियस मार्टर। नोट करो जल्दी से। हो गया? देखो, उस समय जो रूस का राजा था, उसका नाम था जार निकोलस सेकेंड। जार निकोलस द्वितीय, ये राजा था। और अगर कोई राजा होता है तो तुम्हें पता है संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में होती है? राजा के हाथ में होती है। यानी कि सारे निर्णय कौन लेता था? राजा लेता था। अच्छा, तुम लोग बता सकते हो कि फ्रांस में कौन राजा था उस समय जब क्रांति हुई थी? लुई 16। हाँ, बिल्कुल सही है, लुई 16 था। तो यहाँ कौन था? जार निकोलस सेकेंड। और सारी की सारी शक्ति किसके पास थी? इसी के पास थी। ये हो गया। फिर हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, तो ये एक ऐसा टाइम था कि जब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ गया, यह युद्ध चल रहा था। अब जापान और रूस के बीच युद्ध क्यों चला? क्योंकि दोनों को ही कोरिया और मंचूरिया चाहिए था। हाँ, इस साइड इधर साइड तुम्हें पता है कोरिया है,
उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। तो इस साइड कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। ये जो इलाका जो चीन में चिपका हुआ है, यहाँ पे दो देश हैं, एक उत्तर कोरिया, एक दक्षिण कोरिया। उस समय वो कोरिया ही होता था। तो दोनों को कोरिया और मंचूरिया चाहिए था, तो दोनों सेनाएं लड़ गईं। जापान और रूस में युद्ध चलने लगा। जापान रूस को कई बार हरा चुका था, लेकिन राजा अड़ियल था। कौन? जार निकोलस सेकेंड, रूस का जो राजा था। जापान कई बार हराया किसको? रूस को। लेकिन राजा क्या करता? राजा ने फिर सेना तैयार किया, फिर भेज दिया, और सेना फिर हार गई। अब कोई देश बार बार अगर युद्ध करेगा और बार बार हारेगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गरीब हो जाएगा, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो यही हुआ किसके साथ? रूस के साथ। रूस के साथ। उसकी भी आर्थिक स्थिति क्या होने लगी? कमजोर होने लगी, और सैन्य स्थिति भी कमजोर होने लगी, क्योंकि भाई सैनिक जाते हैं, लड़के आते हैं, हार के आते हैं, और कई सैनिक मारे भी जाते हैं। तो ये हो रहा था उस समय। जापान और रसिया में लगी पड़ी थी, ठनी पड़ी थी। तो युद्ध के दौरान क्या हुआ? जब इकोनॉमी असर पड़ा, तब अब वस्तुएं की कीमतें क्या होंगी? महंगी होंगी या सस्ती होंगी? महंगी होंगी। और वस्तुओं में होने लगी महंगाई। अब जो मजदूर थे फैक्ट्रियों में, बताया था, जो शहरी हिस्सा था, मजदूर था, जो मजदूर वर्ग थे, वो मजदूर वर्ग के रहने और खाने की असुविधाएं होने लगी, क्योंकि ज्यादातर फर्क तो नहीं पड़ेगा। जो शहरी इलाकों में रहते हैं, खाने की दिक्कत उन्हें होने लगी, और रहने की भी दिक्कतें होने लगी। अब मजदूर कहने लगे, अब मजदूर अपनी बेहतर स्थितियों की क्या करने लगे? मांगे उठाने लगे। छोटे छोटे अपने संगठन बनाने लगे, हड़ताल करने लगे, और धीरे धीरे क्रांति की चिंगारी को सुलगाने लगे। समझ में आ रही बात? अब मजदूर अपने संगठन बनाने लगे, और सब कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी हड़तालें करने लगे और चलने लगे। इसी बीच एक घटना हुई जिसने रूसी क्रांति की आग में थोड़ा थोड़ा घी और डाल दिया। अब थोड़ा क्या, हम तो कह रहे उसमें पूरा, हाँ, कटोरा ही उलट दिया। और ये घटना क्या थी, समझो तुम लोग। यहाँ पे राजा का, समझो यहाँ राजा का क्या था? महल बना हुआ था, बड़ा आलीशान महल था। हाँ, बड़ा आलीशान राजा का महल बना हुआ था, और इस महल का नाम था विंटर पैलेस। विंटर पैलेस। तो इसी टाइम ये क्या होने लगे? आंदोलन होने लगे थे, क्रांतिकारी, छोटी छोटी क्रांतिकारी घटनाएं होने लगी थी, और लोग हड़ताल कर रहे, सब कुछ हो रहा था। तो एक पादरी थे, पादरी गेपो, ये समझ लो, ये हमारे पादरी हैं, पादरी जी, इनका नाम है पादरी गेपन। तो पादरी गेपन के नेतृत्व में कई लोग यहाँ आके क्या करने लगे? राजा के महल के सामने आके आंदोलन करने लगे। तो राजा बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था, एकदम राजा दुष्ट टाइप का व्यक्ति था। उसकी जो पुलिस थी, उसकी जो पुलिस थी, उसने इनको फायरिंग करने का आदेश दे दिया। फायरिंग करने का आदेश दे दिया, और इस घटना में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, यानी 100 से ज्यादा की मृत्यु हो गई, और 300 से ज्यादा घायल हो गए। 100 से ज्यादा की मृत्यु हो गई और 300 से ज्यादा घायल हो गए।
ये सारा की सारी घटना हुई थी संडे को, यानी कि रविवार को। तो इस घटना को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना गया। इस घटना को खूनी रविवार यानी कि ब्लडी संडे, खूनी रविवार के नाम से इस घटना को जाना गया। बात समझ में आई? खूनी रविवार की घटना कई बार पेपरों में पूछी जाती है, तो इस पे जरा ध्यान देना। खूनी रविवार की घटना में क्या हुआ था? विंटर पैलेस में फादर गेपन के नेतृत्व में कई आंदोलनकारी गए थे। उनके सामने पैलेस था। विंटर पैलेस के सामने जो पादरी थे, पादरी गेपन के नेतृत्व में कई लोग आए, आंदोलन किया, लेकिन राजा की जो पुलिस है उसे आदेश दे दिया कि गोलीबारी कर दो, तो जिससे कि कई क्रांतिकारी मारे गए। 100 से ज्यादा क्रांतिकारी मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए। इस घटना को ही कह दिया गया खूनी रविवार। ये घटना जैसे ही हुई तो आंदोलन और ज्यादा भड़क गया। अब आंदोलन कैसे भड़के? जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने कक्षाएं लेना बंद कर दिया, जिससे विश्वविद्यालय भी ठप हो गए। और मजदूर वर्ग तो वैसे ही आंदोलन कर रहा था, किसान वर्ग भी अब आंदोलन में कूद पड़ा। दूसरी बात हुई, अब वकील, जो पढ़े लिखे तबके के लोग थे, जैसे कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर्स, इन लोगों ने कहा कि बहुत हुआ, अब राजा का शासन, राजतंत्र बहुत हुआ, क्योंकि ये भी थोड़ा थोड़ा इनके विचार भी देख रहे हैं कि फ्रांस में क्या हुआ था। फ्रांस में राजतंत्र को हटा के वहां गणतंत्र आया था। इन्होंने भी वैसे ही सोचा। इन्होंने कहा अब तुम भी फ्रांस की तरह क्या करो, अब संसद हमारी भी बननी चाहिए। तो पढ़े लिखे लोगों ने मांग की कि भाई हमें भी क्या चाहिए, संसद चाहिए, क्योंकि बहुत हुआ राजा का शासन, राजा एकदम निरंकुश है और अपनी इच्छा की बात करता है। कई लोगों को मार दिया ऐसे ही खाली मूली में गोली चलवा के। तो इन्होंने मांग कर दी और इन्होंने भी अपनी सभाएं बनाना स्टार्ट कर दी। तो अब मांग होने लगी राजा से, और राजा आ गया किसमें? दबाव में। तो राजा दबाव में आ गया तो क्या होगा? तो राजा ने क्या कहा, अच्छा भाई क्या चाहते हो? इन लोगों का हम भी संसद चाहते हैं। और संसद कैसी चाहते हैं कि लोगों का चुनाव करेंगे कौन? हम लोग करेंगे। और राजा का लोगों का चुनाव करेंगे हम लोग, और उस संसद की कहना निर्णय तुम मानोगे। तो राजा से कहा कि हम एक संसद बनाएंगे और जिसके अंदर के लोगों को हम लोग चुनेंगे और उसकी सलाह तुम लोगे। तो माने हुए। राजन का अच्छा, राजा पे दबाव था उस समय। राजन का चलो भाई बना लो। तो इन लोगों ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद बनाई और इस संसद का नाम इसमें रखा ड्यूमा। क्लियर हुआ? तो निर्वाचित संसद बनाई और इस संसद का इन्होंने नाम क्या रखा? ड्यूमा। तो रूस की संसद का क्या नाम हुआ अब? ड्यूमा। जब हम ड्यूमा कहें तो समझ जाना कि संसद की बात हो रही। क्लियर हुआ? तो ड्यूमा बनाई, ड्यूमा बन गई, लेकिन राजा तो राजा ठहरा। ये संसद बनी कब थी? ये ड्यूमा बात है 1905 की। कब की बात है? 1905 की। 1905
1905 में राजा ने ड्यूमा बनाई। क्लियर हुआ? लेकिन हमने बताया कि राजा तो राजा ठहरा। अब राजा अपनी शक्ति इतनी जल्दी कैसे सौंप दे दूसरे लोगों को? तो तुम बताओ, राजा क्या ऐसा करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। यानी राजा कुछ ना कुछ टिकड़म फिट करेगा। अब राजा ने क्या टिकड़म फिट की, चलो देखते हैं। तो देखो, उस समय जब क्रांति हुई थी तो छोटे छोटे संगठन और बन गए थे। छोटे छोटे लोगों के क्या बन गए थे? संगठन बन गए। कई लोग इकट्ठे होकर एक संगठन बना लेते हैं। तो छोटे छोटे कई उस समय संगठन बन गए थे। ये जैसे संगठन बने हुए हैं, छोटे छोटे संगठन। तो राजा ने कहा, अभी रुको, अभी ने माहौल गरमाया है, कुछ दिन माहौल उसने ठंडा होने दिया। मात मान ली लोगों की, ड्यूमा बनाएंगे हम। ड्यूमा बनी, चुनाव हुए, ड्यूमा बन गई। तो ये छोटी छोटी सभाएं बनी थी। कुछ दिन जब क्रांति थोड़ी ठंडी पड़ी तो राजा ने क्या किया, अपना चाल चलना स्टार्ट कर दिया। और राजा ने इन सभी जो संगठन थे इनको गैर कानूनी घोषित कर दिया। जो उस समय छोटी छोटी कमेटियां बनी थी तो उन सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया। और जहां भी ऐसी कमेटियां वाले लोग मिले उन्हें पकड़ के अंदर डालो। उसने राजा अब अपना काम करने लगा। और ड्यूमा जो बनी थी, तो जो पहली ड्यूमा बनी, यानी कि पहली संसद बनी, तो जो पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के अंदर बर्खास्त कर दिया। 75 दिन के अंदर उसको बर्खास्त कर दिया। पहली ड्यूमा को 75 दिन के अंदर बर्खास्त कर दिया। बात समझ में आई? और दूसरी ड्यूमा, इसके बाद उसने दूसरी ड्यूमा बनाई। और दूसरी ड्यूमा को भी उसने लगभग वही 3 महीने के अंतराल में समाप्त कर दिया। दूसरी ड्यूमा 3 माह में बर्खास्त कर दिया। अब राजा धीरे धीरे चाल चल रहा है, समझ में आ रही है? उसने पहले तो ये कमेटियां जो बनी है छोटी छोटी, इनको अमान्य करके उनके जो लीडर्स थे उनको पकड़ के अंदर डाल दिया। दूसरा काम उन्होंने किया, अच्छा ड्यूमा बनाओगे, ड्यूमा बन गई। तो ड्यूमा जब बनी तो 75 दिन के अंदर उसने कहा चलो रद्द, दोबारा चुनाव होंगे। उसे जब ड्यूमा के लोग ज्यादा उसे परेशान करने लगे तो उसने कहा ड्यूमा रद्द, अब दूसरी चुनाव होंगे। तो दूसरे चुनाव होने हुए, फिर ड्यूमा बनी, फिर ड्यूमा भाई 3 महीने तक चल पाई। और फिर राजा ने कहा कि ये भी ड्यूमा रद्द, अब दोबारा चुनाव होंगे। अब राजा को लगने लगा कि ये बार बार आके क्या कर रहे हैं, हमारे काम में, हाँ हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो राजा ने कहा पहली ड्यूमा रद्द कराए, दूसरी ऐसे हम कब तक कराएंगे। तो उसने अब की इस बार क्या किया, चुनाव में ही बदलाव कर दिया। समझो, अब राजा ने क्या किया, अब उसने चुनाव में ही बदलाव कर दिया। अब चुनाव में कैसे बदलाव किया, उसने कुछ ऐसे रूल बनाए जिससे उसके ही समर्थक जो हैं वही जीत जाएं। ऐसे वोटिंग राइट्स में चेंज कर दिया, उनके अपने ही समर्थक उसने जितवाए। और अब ड्यूमा राजा के पक्ष में बन गई। अब वही भर लिए, अपने ही चाहते आदमी भर लिए उसने ड्यूमा में। कुल मिला के ड्यूमा बनी, लेकिन वही पर रही जो राजा चाहता था। तो तीसरी ड्यूमा में उसने क्या किया कि रूढ़िवादी राजनेताओं को भर लिया। जो तीसरी ड्यूमा बनी, जो तीसरी ड्यूमा बनी उसमें उसने क्या किया, अपने चाहने वाले रूढ़िवादी राजनेताओं को इसमें शामिल कर लिया। और चुनाव में थोड़े चेंजेस करके इनको अंदर करवा दिया। तो राजा ने अपनी चालाकी से यहां तक के हालात उसने फिर से काबू में कर लिए।
इतना हो गया। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी। तो ये डालने से अब देखो क्या हुआ। अब एक टाइम आया और ये सन है 1914। 1914 और 1914 में एक ऐसी घटना हो गई जो आज तक विश्व इतिहास में दर्ज है। विश्व क्या, ये घटना ही बहुत भयंकर है। 1914 में दो खेमों के बीच लड़ाई हो गई। दो खेमों के बीच लड़ाई हो गई। और ये दो खेमे कौन से हैं देखो। एक साइड हो गया जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया। जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया। ठीक। और एक साइड हो गया फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। और उस समय जो विश्व था, उस समय ज्यादातर जमीनों पे इन्हीं की कॉलोनियां थी। तो इस युद्ध को ही लोगों ने नाम दिया प्रथम विश्व युद्ध। यही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तुम लोगों ने सुना होगा कभी कभी प्रथम विश्व युद्ध। यानी प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया 1914। इस समय राजा कौन है? जार निकोलस सेकेंड। अब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो जब विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो रूस की जनता ने पहले तो खूब किसका सपोर्ट किया? राजा का अपने सपोर्ट किया खूब। उन्होंने सपोर्ट किया। उसने समझो ऐसे इस हद तक सपोर्ट किया कि जो यहाँ पे एक जगह थी, रूस में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, बताया था। उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। क्यों सेंट पीटर्स का? सिर्फ इस बात के लिए नाम बदल दिया कि सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम है वो एक जर्मनी का नाम है, एक जर्मन नाम है। तो जर्मनी से तो इनकी ठनी है, जर्मनी से तो इनकी ठनी है, तो उसका नाम भी क्यों हम रखें? तो जर्मन नाम सेंट पीटर्सबर्ग को हटाकर इन्होंने पेट्रोग्राद कर दिया। अब उस शहर का नाम बन गया पेट्रोग्राद। खूब लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। लेकिन उस समय लोगों को पता नहीं था ये युद्ध जा रहा है थोड़ा लंबा। ये युद्ध 1-1.5 साल का नहीं था, ये युद्ध भी बढ़ेगा, थोड़ा लंबा खींचेगा। और जब युद्ध लंबा खींचता है तो जनता परेशान हो ही जाती है। भाई कब तक सहे? तो ये युद्ध खींचने वाला था कैसे? लंबा खींचने वाला था। तो पहले तो खूब सपोर्ट किया, लेकिन बाद में जनता ने राजा को सपोर्ट करना बंद कर दिया। और इस सपोर्ट ना करने की 3 वजहें थी। जनता के सपोर्ट ना करने की 3 वजहें थी। तो राजा का जन समर्थन कम होने के कारण। तो नंबर 1 क्या कारण था कि राजा का जो जन समर्थन था वो कम हुआ? तो पहली बार जो ड्यूमा बनी थी उस समय, तो राजा द्वारा ड्यूमा से सलाह ना लेना। अब राजा बिना ड्यूमा की सलाह लिए अपने ही ऐसे ही निर्णय कर देता था।
ड्यूमा तो बेचारी खाली मूली बन गई थी। समझ में आया? और दूसरी बात थी, एक सन्यासी था उस समय राजा के दरबार में, जिसका नाम था रासपुतिन। ये राजा का बड़ा चहेता सलाहकारी था। राजा जो भी सलाह लेता था इस रासपुतिन से लेता था, लेकिन जनता इसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी। जनता को लगता था ये किससे सलाह ले रहा है, ये बेकार की सलाह देता है इंसान। और राजा लेकिन इसको बहुत मानता था, इसी से सलाह लेता था, तो जनता इससे भी बहुत खिलाफ थी। तो ये दो कारण थे। तीसरा कारण था कि राजा की जो रानी थी वो एक जर्मन थी। तीसरा कारण क्या था? जो रानी थी वो जर्मन मूल की थी, और रानी का नाम था अलेक्सांड्रा। रानी का नाम अलेक्सांड्रा। तो रानी अलेक्सांड्रा क्या थी? जर्मन मूल की थी। और लड़ाई भी किससे थी? जर्मनी से। तो लोग कहते थे अच्छा बेटा रानी तुम्हारी जर्मन, तो तुम जर्मन से कैसे अपनी ससुराल में कैसे लड़ाई करोगे? समझ में आया? तो राजा के खिलाफ इन तीन कारणों से जो वहां की जनता थी हो गई। पहले तो नहीं लगा लोगों को ये युद्ध लंबा खींचेगा, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचने लगा तो अब 1914 से 1916 तक आते आते, देखो 1914 से 1916 तक आते आते क्या हुआ कि जो रूसी सेना थी वो हारने लगी। ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हार गई। 1914 से 1916 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया से ये हार गई। और ये युद्ध इतना भयंकर होता गया, कि 1917 तक लगभग 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। कितने लोग? 70 लाख लोग मारे जा चुके थे इसमें। अब देखो क्या होने वाला है। जब रूसी सेना हार रही थी, तब क्या हुआ? तो जब रूसी सेना हारने लगी तो पीछे भागने लगी, पीछे हटने लगी। तो जब रूसी सेना हार कर पीछे हटने लगी, तब हुआ ये कि रूसी सेना ने पीछे हटते हुए जो फसलें थी और जो इमारतें थी, जो भवन थे, उन सभी को नष्ट कर दिया। और नष्ट क्यों किया? नष्ट उन्होंने इसलिए किया कि जो दूसरी सेना है, दुश्मन सेना हमारे पीछे आ रही है, वो यहाँ के भवन में कहीं रुक के, और यहाँ फसल है उन्हें वो खा के यहीं पे कब्जा ना कर ले, यहाँ टिक ना जाए। तो इसलिए रूसी सेना अब वापस लौटते हुए सारी फसलों को और सारी इमारतों को नष्ट करती हुई वापस लौटाई। अब भाई फसलें अगर नष्ट की हैं तो खाओगे क्या? फसलें सिर्फ विदेशी दुश्मन के सैनिक ही नहीं खाएंगे, तुम्हारी जनता भी तो खाएगी। तो अब इससे क्या हुआ कि 30 लाख लोगों के जीवन पे असर पड़ा। 30 लाख लोग थे वो रूस में शरणार्थी की तरह रहने लगे। 30 लाख लोग शरणार्थी की तरह रहने लगे रूस में। अब इतनी बड़ी संख्या अगर स्वयं सरकार पे ही निर्भर हो जाए तो हालात तो बहुत खराब हो गए। यही हालात उसमें रूस के हो चुके थे।
अब क्या हुआ, ऐसी ऐसी घटनाएं के लेकर अब सरकार और जार निकोलस सेकेंड, सरकार और जार दोनों ही लोगों के बीच अलोकप्रिय हो गए थे। मतलब अब घृणा के पात्र हो गए थे और जनता इनसे नफरत करने लगी थी। और सिपाही भी बेचारे 3-4 साल से युद्ध कर रहे, वो भी युद्ध से तंग आ चुके थे। उन्होंने कहा बहुत हो गया, वो भी अब लड़ना नहीं चाहते थे। तो इस युद्ध का क्या क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। तो सबसे इस युद्ध का प्रभाव देखो, इस युद्ध का पहला प्रभाव यही पड़ा कि 1916 तक रेलवे लाइंस टूटने लगी। उन्नीस 1916 तक रेलवे लाइंस टूटने लगी। जब रेलवे लाइंस टूटेगी तो उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि सामान ढोने का काम तो रेल्स कर रही हैं उस समय। तो उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। अब जो फैक्ट्रियों में मजदूर थे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त मर्दों को छांट छांट के सेना में भेज दिया जाता था, जाओ युद्ध लड़ो। क्या किया जाता था, अच्छी सेहत वाले मर्दों को सेना में, जो सेकंड वाला क्या है, उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। अच्छी सेहत वाले लोगों को सेना में भेजे जाने लगा। अब वही मजदूर हैं, उनको तुम सैनिक बना के भेज रहे हो तो मजदूरों की कमी हो जाएगी। अब फैक्ट्रियों में मजदूरों की कमी भी हो गई। बात समझ में आया? पहले तो रेल से लाइन टूटी है, वो तो अलग बात है, यहाँ तो फैक्ट्री पे कम काम हो रहा है। दूसरी बात, अब मजदूर भी कम कर लिए तुमने, अब उत्पादन भी कम हो जाएगा। तीसरी बात, तुमने फसल भी जरा चुके हो, फसल भी तुम जरा चुके हो, तो ये और जितना अनाज बचा था, चौथी वाली हो, ज्यादातर अनाज सैनिकों के लिए चला जाता था। और जो उत्पादन हो रहा है उसमें से भी ज्यादातर अनाज कहाँ सेना के लिए भेज दिया जाता था। तो जनता से ज्यादा उस समय सेना इंपोर्टेंट हो गई थी, क्योंकि युद्ध चल रहा था। तो ज्यादातर अनाज को सेना के लिए भेज दिया जाता था और वही सैनिक फसल जला के आ रहे थे। तो अनाज की भी अब कमी होगी, तो शहरों में अब अनाज की कमी होने लगी। उद्योग धंधे पहले ही ठप हैं, यानी अब जरूरत की चीजें धीरे धीरे महंगी होने लगी। और याद रखना, जब भी युद्ध होता है तब इन चीजों में महंगाई ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। इंडिया पाकिस्तान के जब युद्ध हुए थे तो इंडिया में भी यही हालत हो गई थी। एक टाइम इंडिया में भी ऐसा हो चुका है कि एक साल अकाल पड़ गया, फिर युद्ध हो गया। तो ऐसी भयावह स्थिति इंडिया में भी आ चुकी है। तो ये समझ में आ रहा है, धीरे धीरे क्या होने लगा। तो अब जब महंगाई बढ़ने लगी धीरे धीरे, तो 1916 की सर्दियों में एक बार क्या हुआ कि दुकानों
पर अक्सर लड़ाई दंगे होने लगे। जाहिर सी बात होंगे। मतलब कुल मिला के ऐसी थी कि प्रथम विश्व युद्ध ने रसिया की कमर तोड़ के रख दी और रूस की जनता अब विरोधी हो चुकी है। किसकी? जार निकोलस की और उसकी सरकार की। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रूस में शासन व्यवस्था थी और किस तरह के वहां के लोगों का सामाजिक जीवन था और किस तरह से वहां की संसद बनी, ड्यूमा बनी, और हम लोगों ने ये यहां तक देखा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू।